नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग घर में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका पार्ट 2, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का। तो कल तक हमने देखा था कि लाइट सोर्सेज और लाइट क्या है, और नेचुरल सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज, और उसके बाद हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, यानी कि प्रॉपर्टीज़ क्या है लाइट की। आप इन टेम्पलेट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने में आपको मददगार साबित होंगे ये। और हमने कल देखा था ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम में हमने देखे थे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओपेक मीडियम, और हमने जो जाना था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और इसकी रिफ्लेक्शन की जो लॉ है वो जाने थे हमने। अब उसके बाद हम आज बात करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से कोई भी इमेज कैसे बनती है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बचपन से लेके आज तक आप जिस मिरर में अपना चेहरा देखते हुए आए हैं वो कौन सा मिरर होता है? वो मिरर होता है अपना प्लेन मिरर। तो आज हम उसकी कुछ खूबियों के बारे में बात करते हैं कि वो क्या कैसे काम करता है। तो सबसे पहला है कि वर्चुअल, इमेजिनरी एंड इरेक्ट। तो क्या है कि जब भी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, यानी कि इमेजिनरी बनती है। इमेजिनरी कैसी? आप उसे किसी भी पर्दे पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा है, प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्टर क्या होता है कि प्रोजेक्टर से जो व्हाइट कलर की जो पर्दा होती है उस पर ही तो आपकी इमेज ऑब्टेन होती है। तो क्या वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो इमेज होगी वो क्या हम ऑब्टेन कर सकते हैं? तो जी नहीं, हम इसे किसी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी भी पर्दे पे। तो क्या होता है कि जो इसकी वर्चुअल होता है, यानी कि जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी? इसमें वर्चुअल बनेगी, यानी कि इमेजिनरी बनेगी। एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब कैसा होगा? सीधी बनेगी, यानी कि आप सीधे खड़े हैं तो आपको सीधी दिखाई देगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि वर्चुअल द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। और ये तो हम बता ही चुके हैं कि जो इसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। सेकंड है लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि लिटरली इन्वर्टेड होती है कि द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ स्क्रीन। क्या होता है कि जैसे आप राइट साइड, आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो आपको प्लेन मिरर में राइट हैंड दिखाई देता है, आप ये जानते ही हैं। तो ये उसकी खास बात भी है। तो ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से सेम होती है, इक्वल होती है। और चौथा पॉइंट है कि द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो इमेज है जितनी दूरी पर मिरर के सामने होती है ऑब्जेक्ट, और उतनी ही इमेज उसके पीछे बनती है। जैसे प्लेन मिरर ये है अपना, और 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो भी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। ठीक है, अब हम इसको आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर से जो रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो लाइट का, वो कैसा है। कि मिरर, सबसे पहला है कि मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर, यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसा हो? कर्व्ड हो। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप स्पून नीचे लिखा भी है कि फॉर एग्जांपल स्पून, द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसीडर्ड, यानी कि अगर सबसे पहले कि इट इज कर्व्ड इनवर्ड है कि अंदर की ओर जो यानी कि जिस तरीके से आप जो टेबल स्पून पकड़ते हैं और जिससे आप खाते हैं, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा जैसे ये, अगर इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड, यानी कि अगर ये कर्व्ड अगर अंदर की ओर झुका हुआ होता है जिसका जो ऊपर जो सरफेस, तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? नहीं, किसकी तरह जो बिहेवियर दिखाता है अपना, वो कॉनकेव मिरर की तरह दिखाता है। और इट इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी जो अगर आप उस स्पून को उल्टा कर दें तो वो एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं कुछ फ्यू बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो ये देखिए, अब बात करते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बना किसका होता है। स्फेरिकल मिरर जो होता है कि यदि किसी कांच की खोखले गोले को काट कर, यानी कोई कांच का गोला, यानी कि कांच का कोई स्फेरिकल मिरर है, सॉरी कांच का कोई स्फेरिकल जो गोला है उसे यार काट दिया जाए और उसकी जो एक तरफ से चांदी की या फिर किसी
कलई की या फिर किसी और तरह का लेप से उसको पॉलिश कर दिया जाए तो क्या होता है कि वो गोलीय दर्पण बन जाता है। अब जैसे ये मान लीजिए कोई गोला है, यानी का कोई कांच का स्फेरिकल है, और तो इसका कोई मिड पॉइंट भी होगा, कोई खोखला है, अंदर से एकदम खाली है। अगर इसे काट दिया जाए, इसे अगर काट दिया जाए यहाँ से, और यानी काटने का ऐसे बनेगा, और काटने का जैसे पीछे से पॉलिश कर दिया जाए तो ये अपने आप बन जाता है अपने कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर इसे यहाँ से काट दें ऐसा, और इसे अंदर से हम इसे पॉलिश कर दें तो ये बन जाता है अपना कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब जैसे ये इसका ये हमने जैसे मान लीजिए गोला बनाया तो उसका कुछ ना कुछ तो एक मिड पॉइंट रहा होगा। ये मिड पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस, ओके। तो ऐसे इसका ये पॉइंट रहा होगा, क्योंकि ये पार्ट तो इसी का है ना, किसी गोले का ही पार्ट होगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाई? रेडियस। अब ये पॉइंट जो होता है तो इसे हम इसमें बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसे हम सी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो मिरर का जो ये तो अपना पूरा स्फेरिकल का जो मिड पॉइंट था, तो ये मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, यानी कि पोल, यानी कि पोल ऑफ मिरर, जैसे हम पी से डिनोट करते हैं ये सी। अब ये पी से सी तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? अपनी आर, यानी कि रेडियस। अब ये पी से सी तक के बीच में एक अच्छा सा रिलेशन होता है कि ये पी से सी तक का जो हाफ डिस्टेंस होती है उसे हम स्मॉल एस से डिनोट करते थे, यानी कि फोकल लेंथ से। बस अब हम ये बस सिर्फ समझाने के लिए था। बस अब हम आपको इसकी जो डेफिनेशन है अब आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही था। और ये जो लाइन है, ये अपनी जो लाइन जो होती है वो काल्पनिक है, यानी कि इमेजिनरी है। इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने ये देख लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है अपनी है आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे आर से डिनोट करते हैं। और जो कैपिटल एफ और यानी कि फोकस से ये जो पोल तक की डिस्टेंस है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी कि इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये आपने देख ही लिया। और ऐसे ही इसमें कॉन्वेक्स मिरर में है ये अपनी ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी होती है, ठीक है। ये लाइन है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये पोल से अपनी ये सी तक, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है। और ये जो फोकस से जो अपनी और जो पीस तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है, यानी कि जिसे एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। अब देखते हैं आगे। अब इसकी ये डेफिनेशंस हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंट्रल ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल। जैसे कि मैं बताया था कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो लाइन जो एक ज्वाइन करती है जैसे पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो एक काल्पनिक दूरी है वो क्या है? अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद पोल द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस अपर्चर डिनोटेड बाय पी, यानी कि जैसे कि मैं आपने देख ही लिया था कि ये पोल है वो, और अपर्चर द वाइड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। और चौथा है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो, ठीक है। मैं समझा तो पहले ही चुका हूँ, ठीक है। और फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे कि मैंने इसमें फोकल लेंथ वाले में बताया था कि आर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या है? डिस्टेंस का हाफ होता है, ठीक है, फोकल लेंथ। अब उसके बाद है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। बिफोर वी लर्न द फॉर्मेशन ऑफ इमेज और रे डायग्राम, लेट अस गो थ्रू फ्यू टिप्स, यानी कुछ टिप्स हैं कि सबसे पहले हमें इसमें 2-3 टिप्स हैं इसमें कि अगर remember a say of light which is parallel to principal axis always pass through focus, meet at focus और vice versa। तो कहने का मतलब इसमें ये है सिर्फ इतना सा कि अगर कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और वो किसी भी मिरर पर
चाहे वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उस पर फॉल होती है, उस पर गिरती है, तो हमेशा फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, हमेशा ये रूल है। और अगर कोई लाइट रे फोकस से मतलब किसी कहीं से आ रही है और वो फोकस पर गिरती है, और फोकस से होते हुए जो अपना कोई सा भी मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उस पर गिरती है फोकस से आते हुए, तो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी बाद में। और ऐसे ही हम इसमें दिखाया गया है ये अपना कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आर रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन स्फेरिकल मिरर विल। तो देखिए क्या है कि इसमें हमेशा चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, उसमें हमेशा ये मतलब ये रूल्स फॉलो करेंगे। क्या कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए किसी भी मिरर पे गिर रही है, चाहे कॉनकेव या कॉन्वेक्स पे, तो फिर वो हमेशा उसी माध्यम से वापस चली आएगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तीसरा है अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन पोल गेट रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि अगर कोई लाइट रे ना सी पे यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से होकर गुजर रही है और ना ही फोकस से होकर गुजर रही है, डायरेक्ट क्या लाइट रे डायरेक्ट मिरर के पोल पे आकर गिर रही है। तो जैसा कि मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला रूल बताया था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बताया था ना कुछ, तो ऐसे इसमें है कि अगर लाइट रे अगर डायरेक्ट पोल पर गिर रही है किसी भी एंगल में, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री एंगल से गिर रही है, तो वो रिफ्लेक्ट भी 30 एंगल से ही होगी, 30 डिग्री एंगल से ही होगी, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अब इसमें